आयशा अब्दीन को जिंदगी में पहली बार अगर किसी लड़के से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ था तो जिब्रेल सिकंदर था। पाकिस्तान में रहते हुए उसने अपनी बड़ी बहन निसा अब्दीन से जिब्रेल के बारे में इतना कुछ सुन रखा था कि वह एक फहरिस्त बना सकती थी। निसा जिब्रेल की क्लास फेलो थी और उससे शदीद मुतासिर और मरूब। उसके बावजूद कि खुद एक शानदार तालीमी करियर रखने वाली स्टूडेंट थी। आयशा फेसबुक पर अपनी बहन की वॉल पर अक्सर जिब्रेल के कमेंट्स पढ़ती थी जो उसकी बहन के स्टेटस अपडेट्स पर देता रहता था। आयशा भी कई बार उन अपडेट्स पर तबसरा करने वालों में से होती थी, लेकिन जिब्रेल सिकंदर की विट का मुकाबला वहां कोई भी नहीं कर पाता था। उसके कमेंट्स निसा अब्दीन की वॉल पर बिल्कुल अलग चमकती नजर आती थी और जब वो किसी वजह से वहां तबसरा नहीं कर पाता तो कई बार उसकी क्लास फेलोज के तबसरों की लंबी कतार के बीच में जिब्रेल की खामोशी और गैर हाजिरी को बुरी तरह मिस किया जाता और उन मिस करने वाले में सैर फहरिस्त आयशा अब्दीन थी, जिसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि जिब्रेल के कमेंट्स पढ़ते पढ़ते बेहद एडिक्टिव हो गई थी। ईसा के साथ जिब्रेल के मुख्तलिफ फंक्शन और सरगर्मियों में अक्सर बहुत सारी ग्रुप फोटोज नजर आती थी, लेकिन आयशा को हमेशा जिब्रेल की फैमिली के बारे में क्यूरियोसिटी थी। उस हालात सिकंदर से वाकिफ थे क्योंकि उसका तारुफ ईसा ने करवाया था, लेकिन उसकी फैमिली के बाकी अफराद को देखने का उसे बेहद इश्तियाक था और ये इश्तियाक उसे बार बार जिब्रेल के फ्रेंड्स लिस्ट में न होने के बावजूद उसकी तस्वीरों को खोजने के लिए मजबूर करता था। जहां उसे रसाई हासिल थी, कुछ तस्वीरें वो देख सकती थी, कुछ वो नहीं देख सकती थी, लेकिन उन तस्वीरों में जिन तक उसे रसाई हासिल थी उनमें जिब्रेल की फैमिली की तस्वीर नहीं थे। जिब्रेल भी गायबाना तौर पर आयशा से वाकिफ था और उस तारुफ की वजह फेसबुक पर निसा के स्टेटस अपडेट्स पर होने वाले तबसरों में उनका हिस्सा लेना था और निसा ने अपनी वॉल पर जिब्रेल को अपनी बहन से मुतारफ करवाया था। वो गायबाना तारुफ बस इतना ही रहा था क्योंकि जिब्रेल ने कभी उसकी आईडी खोजने की कोशिश नहीं की और आयशा की अपनी वॉल पर तस्वीरें बहुत कम थी। उससे भी ज्यादा कम वो लोग थे जिन्हें उसने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड किया हुआ था। निसा के बरअक्स उसका हल्का अहबाब बेहद महदूद था और उसकी कोशिश भी यही रहती थी कि वो उसे उतना ही महदूद रखे। आयशा को जिब्रेल के बारे में हमेशा एक गलत फहमी रही कि वो निसा में इंटरेस्टेड था और इस तासर की बुनियादी वजह खुद निसा थी, जो उस बात को एडमिट करने में कभी तामुल नहीं करती थी कि उम्र में उससे छोटा होने के बावजूद वो जिब्रेल को पसंद करती थी एक दोस्त के तौर पर। जिब्रेल की उससे बेतकल्लुफी थी, वैसी बेतकल्लुफी जैसे उसकी अपनी दूसरी क्लास फेलो से भी थी और निसा ने कभी उस बेतकल्लुफी को मिस इंटरप्रेट नहीं किया था क्योंकि जिब्रेल लड़कियों के साथ बेतकल्लुफी और दोस्ती में भी बहुत सारी हदूद और क़यूद रखता था और बेहद मोहतात था। निसा उम्र में उससे 4 साल बड़ी थी। वो अपनी कद काटा मैच्योरिटी दोनों से 15-16 साल का नहीं लगता था और निसा भी जानती थी। यूनिवर्सिटी में इतना वक्त गुजार लेने के बावजूद जिब्रेल अभी तक गर्लफ्रेंड नामे किसी भी चीज के बगैर था, तो ऐसे हालात में सालार सिकंदर की उस लायक औलाद पर किस्मत आजमाई करने के लिए कोई भी तैयार हो सकता था, सिर्फ निसा ही नहीं। आयशा अब्दीन उन सब चीजों से वाकिफ थी। निसा की जिब्रेल में दिलचस्पी उनके घर में एक ओपन सीक्रेट था, लेकिन दोनों के फ्यूचर के हवाले से न तो उनको कोई एश्योरेंस थी न ही किसी और को। निसा जिहालत और काबिलियत से मुतासिर होने वालों में से थी और जिब्रेल सिकंदर वो पहला शख्स नहीं था जिसने उसे मुतासिर किया था, मगर फिलहाल जिब्रेल ही था जिसका जिक्र वो करती रहती थी। आयशा अब्दीन एक पैसिव ऑब्जर्वर की तरह ये सब कुछ देखती आ रही थी और जब तक वो जिब्रेल से मिली वो उससे पहले बहुत मुतासिर थी। यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में पहली बार जिब्रेल से बुलाकर मिलने में कामयाब हो गई थी। निसा को अंदाजा नहीं था कि आयशा सिर्फ जिब्रेल से मिलने के लिए उसके साथ यूनिवर्सिटी आने पर तैयार भी है, वरना वो जब भी अमेरिका आती उन सब की कोशिशों के बावजूद अपनी मर्जी की जगहों के अलावा कहीं नहीं जाती थी। यूनिवर्सिटी में होने वाली कोई तकरीब तो शायद हो गई आखिरी चीज थी जिसके लिए आयशा यूनिवर्सिटी आई और निसा ने एक बात जिब्रेल से मुतारफ करवाते कह भी दी थी। जिब्रेल सिकंदर वो पहला लड़का था जिसे देखने का आयशा अब्दीन को इश्तियाक हुआ था और जिब्रेल सिकंदर ये पहला लड़का था जिसे आयशा अब्दीन अपने जहन से निकालने में अगले कई साल तक कामयाब नहीं हो सकी थी। तस्वीरें कभी कभार किसी शख्स की शख्सियत और वजाहत को कैमोफ्लेज कर देती है और बहुत अच्छा करती है। मोहम्मद जिब्रेल सिकंदर चेरिस्मेटिक था, खतरनाक हद तक मुतासिर और मरूब करने वाली शख्सियत रखता था। 16 साल की उम्र में भी वो तकरीबन 6 फीट कद के साथ सालार सिकंदर की गहरी सी आंखें और अपनी माँ की तीखी नैनो नपोश और बेहद भारी आवाज के साथ एक अजीब ठहराव का मुंबा दिखता था।
एक बेहद कैजुअल ड्रॉप ब्लू जींस और धारीदार ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट में मलबूस जिब्राइल सिकंदर मुस्कुराती पहली बार आयशा अब्दीन से मुखातिब हुआ था और वो बुरी तरह नर्वस हुई थी। वो नर्वस होना नहीं चाहती थी, लेकिन जिब्राइल से वहाँ खड़े सिर्फ मुखातिब होना भी उसे उसके पैरों से हिलाने के लिए काफी था। वो सिर्फ निसा ही नहीं, किसी भी उम्र की किसी भी लड़की को पागल करने की सलाहियत रखता था। आयशा अब्दीन ने दिल ही दिल में एतराफ किया था। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता अमेरिका आकर घूमना फिरना? उसने निसा के किसी तबसरे पर आयशा से पूछा था। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, वो गड़बड़ाई। उसने खुद को संभाला, फिर जिब्राइल के सवाल का जवाब दिया जिसकी आंखें उस पर टिकी हुई थी। वो अब सीने पर बाजू लपेटे हुए था। वो उसके जवाब पर मुस्कुराया था। फिर उसने निसा को फंक्शन के बाद आयशा के साथ किसी रेस्टोरेंट में कॉफी की दावत दी थी, जो निसा ने कबूल कर ली थी। वो दोनों अपने कुछ दोस्तों का इंतजार करते हुए गुपचुप में मसरूफ हो गई थी। आयशा एक बार फिर पैसिव ऑब्जर्वर बन गई थी। निसा एक बहुत डोमिनेटिंग लड़की थी और घर में हर काम अपनी मर्जी और अपने तरीके से करवाने की आदी थी। लेकिन आयशा ने नोट किया था निसा जिब्राइल के साथ उस तरह नहीं कर रही थी। वो उसकी पूरी बात सुनकर कुछ कहती और उसकी बहुत सी बातों से इत्तेफाक कर रही थी। एक दूसरे के साथ खड़े आयशा अब्दीन को बेहद अच्छे लग रहे थे, एक परफेक्ट कपल जिस पर उसे रश्क आ रहा था। जिब्राइल से उस तरह मुतासर होने के बावजूद वो उसे निसा की जिंदगी के साथी के तौर पर ही देख रही थी। निसा का टेस्ट और चॉइस हर चीज में अच्छी और मुनफरिद थी और जिब्राइल उसका एक और सबूत है। फंक्शन के बाद वो निसा जिब्राइल के कुछ दोस्तों के साथ एक कैफे में कॉफी पीने गई थी। एक इत्तेफाक था या खुशकिस्मती के 6 लोगों के उस ग्रुप में जिब्राइल और आयशा की सीट्स एक दूसरे के साथ थी। निसा जिब्राइल के बिलमुकाबिल मेज की दूसरी जानिब थी और आयशा की दूसरी तरफ निसा की एक और दोस्त सुजैन। आयशा अब्दीन की नर्वसनेस अब अपनी इंतहा को थी। वो उसके इतने करीब थी कि उसके परफ्यूम की खुशबू महसूस कर रही थी। टेबल पर धरे उसके हाथ की कलाई में बंदी घड़ी से डायल पर टिक टिक करती सुई देख सकती थी, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर सकती तो गर्दन मोड़कर उसे इतने करीब से देखना था। वो गलत जगह बैठ गई थी। आयशा अब्दीन को मेन्यू देखते हुए एहसास हुआ था जिब्राइल मेजबान था और सभी से पूछ रहा था। उसने आयशा से भी पूछा था। आयशा को मेन्यू कार्ड पर उस सब कुछ भी लिखा नहीं दिख रहा था। जो दिख भी रहा था उस एहसास से गायब हो गया था कि वो गर्दन मोड़कर उसे देख रहा था। जो सब लेंगे मैं भी ले लूंगी। आयशा ने जैसे सबसे महफूज हल तलाश किया था। जिब्राइल मुस्कुराया और उसने अपना और उसका ऑर्डर एक ही जैसा नोट करवाया। वो एक वेजिटेबल पिज्जा था जिसे उसने ड्रिंक्स के साथ ऑर्डर किया था। बाद में कॉफी के साथ चॉकलेट माउस। निसा अपना ऑर्डर पहले दे चुकी थी और बाकी सब लोग भी अपना ऑर्डर नोट करवा रहे थे। हैमबर्गर, श्रिम्प, स्टफ्ड टर्की, ये अमेरिकन दोस्तों के ऑर्डर से। निसा ने एक सैल्मन सैंडविच मंगवाया था। मैं इस साल मेडिकल में चली जाऊंगी, मेरा एडमिशन हो गया है। रूटीन की गुफ्तगू के दौरान जिब्राइल के सवाल पर एकदम उसने बताया। फैंटास्टिक, उसने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो खुद भी मेडिसिन में ही जा रहा था। वो सब लोग गुफ्तगू में मसरूफ थे और उस गुफ्तगू में उसकी खामोशी को जिब्राइल वक्तन फवक्तन एक सवाल से तोड़ता। वो जैसे उसे बोरियत से बचाने की कोशिश कर रहा था या फिर एंगेज करने की। और आयशा ने चीज महसूस की थी। वो जिन टीनेजर्स को जानती थी वो और तरह के थे, ये और तरह का था। खाना आने पर उसी तरह गुफ्तगू में मसरूफ खुद खाने के साथ साथ आयशा को भी सर्व करता रहा, यूं जैसे वो रूटीन में सब करने का आदी रहा। मोहम्मद जिब्राइल सिकंदर से होने वाली पहली मुलाकात और उसमें होने वाली एक चीज आयशा अब्दीन के ज़हन और दिल दोनों पर नक्श हो गई थी। जिस भी लड़की का नसीब होगा वो बेहद खुशकिस्मत होगी। उसने सोचा था काश ये निसा ही को मिल जाए। उसने बेहद दिल से ख्वाहिश और दुआ की थी। उस उम्र में भी उसने अपनी जिंदगी के हवाले से कुछ भी सोचना शुरू नहीं किया था। अगर करती तो जिब्राइल पहला लड़का होता जिस जैसे शख्स की ख्वाहिश अपने लिए भी करती। जिब्राइल ने उसकी लाशोर को उस पहली मुलाकात में इस तरह असरअंदाज किया था। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ कर रही हूँ निसा कि तुम्हारी शादी जिब्राइल से हो जाए जब भी हो। वो बहुत अच्छा है। उस कैफे से शाम घर वापस आने के बाद आयशा ने निसा से कहा था। वो जवाबन हंसी। खैर अभी शादी वगैरह का तो कोई सीन नहीं हो सकता हम दोनों के लिए। वो बहुत यंग है और मुझे अपना करियर बनाना है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और अगर कभी भी उसने मुझसे कुछ कहा तो मैं इनकार नहीं करूंगी। कौन इनकार कर सकता है जिब्राइल को? अपने बेडरूम में कपड़े तब्दील करने के लिए निकालते हुए निसा ने उससे कहा। उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की उसकी। तुमने देखा वो किस तरह तुम्हें तवज्जो दे रहा था। मुझे याद नहीं मैं कभी अपने साथ कोई गेस्ट लेकर गई हूँ और जिब्राइल ने उसे इस तरह अटेंशन न दियो। वो कहती चली गई। आयशा का दिल अजीब अंदाज में बुझा।
तो तवज्जो सभी के लिए होती थी और आदत थी, फेवर हुई। उसने कुछ मायूसी से सोचा, फेयर इनफ। तुम्हें पता है मुझे क्यों अच्छा लगता है वो? ऐसा उससे कह रही थी। वो हाफिज़ कुरान है, बेहद प्रैक्टिसिंग है। कभी तुम उसकी तिलावत सुनो, लेकिन इतना मजहबी होने के बावजूद वो बहुत लिबरल है, तंग नजर नहीं है जैसे बहुत सारे न्यूबॉर्न मुस्लिम्स हो जाते। नहीं, उसको मैंने कभी दूसरों के हवाले से जजमेंटल पाया है। मुझे नहीं याद कभी उसने मेरे या किसी और फीमेल क्लास फेलो के लिबास के हवाले से कुछ कहा हो या वैसे किसी के बारे में कमेंट किया हो। नेवर। निशा कहती जा रही थी। वो लिबास के मामले में खासी मॉडर्न थी और उसे काबिल कबूल नहीं हो सकता था कि कोई इस पर उस हवाले से कोई कदगन लगाता। और जिब्राइल में उसे एक खूबी भी नजर आ गई थी। आयशा बिल्कुल किसी शहरज़दा मामूल की तरह सब सुन रही थी। निशा के इंकशाफात जैसे आयशा के लिए उसकी ज़िंदगी के आइडियल लाइफ पार्टनर्स के चेकलिस्ट में मौजूद एंट्रीज की तादाद बढ़ा दी थी। उस रात आयशा अब्दी ने बड़ी हिम्मत करके जिब्राइल को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी थी और फिर कई घंटे वो इंतजार में रही कि वो कब उसे ऐड करता है। वो फजर के वक्त नमाज के लिए उठी थी और उस वक्त नमाज पढ़ने के बाद उसने एक बार फिर फेसबुक चेक किया था और खुशी की एक अजीब लहर उसके अंदर से गुजरी थी। वो ऐड हो चुकी थी और जब पहली चीज आयशा ने की थी उसकी तस्वीरों में उसकी फैमिली की तस्वीरों की तलाश थी और उसे नाकामी नहीं हुई थी। उसके अकाउंट में उसकी फैमिली की बहुत सारी तस्वीर थी। सालार सिकंदर की, हिजाब में मलबूस की मामा की, उसकी टीनेजर बहन इनाया की, हुमैन के रईसा की, जिब्राइल के अंकल्स और कजिन्स की जो उनकी फैमिली के बराबर बेहद मॉडर्न नजर आ रहे थे, लेकिन उन सब में अजीब अहमकी नजर आ रही थी। वो जिब्राइल सिकंदर से दोस्ती करना चाहती थी लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो उसकी फैमिली एकदम जैसे उसके लिए एक आइडियल फैमिली की शक्ल इख्तियार कर गई थी। ऐसी फैमिली जिसका वो हिस्सा बनना चाहती थी। वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती थी, लेकिन आयशा अब्दीन को अहसन साद और उसकी फैमिली से पहली बार मुतारफ होकर भी ऐसा ही लगा था कि वो जिब्राइल सिकंदर जैसा खानदान था और अहसन साद जिब्राइल सिकंदर जैसा मर्द, काबिल बाअमल मुसलमान, हाफिज़ कुरान। आयशा अब्दीन ने जिब्राइल सिकंदर के धोखे में अहसन साद को अपनाने का फैसला किया था। उस किताब का पहला बाब अगले 9 अबवाब से मुख्तलिफ था। उसे पढ़ने वाला कोई भी शख्स एक फर्क महसूस किए बगैर नहीं रह सकता था कि पहला बाब और अगले 9 अबवाब एक शख्स के लिखे हुए नहीं लग रहे थे। वो एक शख्स ने लिखे थे भी नहीं। वो जानती थी वो उसकी जिंदगी की पहली बददियानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वही आखिरी भी होगी। उस किताब का पहला बाब उसके अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता था। उसने पहला बाब बदल दिया था। नम आंखों के साथ उसने प्रिंट कमांड दी। प्रिंटर बर्क रफ्तारी से 50 सफ़े निकालने लगा जो किताब का तरमीम शुदा पहला बाब था। उसने टेबल पर पड़े डिस्क को उठाई और बेहद थके हुए अंदाज से उस पर एक नजर डाली। फिर उसने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ डाला, फिर चंद और टुकड़े। अपनी हथेली पर पड़े उन टुकड़ों को एक नजर देखने के बाद उसने उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। डिस्क का कोर उठाकर उसने ज़ेरे लब उस पर लिखे चंद लफ्जों को पढ़ा। फिर चंद लम्हे पहले लैपटॉप से निकाली हुई डिस्क उसने उस कोर में डाल दी। प्रिंटर तब तक अपना काम मुकम्मल कर चुका था। उसने ट्रे में से सफ़ात को निकाल दिया। बड़ी एहतियात के साथ उसने उन्हें एक फाइल कोर में रखकर उन्हें दूसरी फाइल कोर के साथ रख दिया जिनमें इस किताब के बाकी 9 अबवाब थे। एक गहरा सांस लेते उठ खड़ी हुई। खड़ी होकर उसने एक आखिरी नजर उस लैपटॉप की मध्यम पड़ती स्क्रीन पर डाली। स्क्रीन तारीख होने से पहले उस पर एक तहरीर उभरी थी, विल बी वेटिंग। उसकी आंखों में तहरीर में एकदम झलक पड़ी थी। वो मुस्कुरा दी। स्क्रीन अब तारीख होने लगी। उसने पलट कर एक नजर कमरे को देखा, फिर बेड की तरफ चली आई। एक अजीब सी थकन उसके वजूद पर छाने लगी थी। उसके बावजूद पर यह हर चीज पर बेड पर बैठकर चलने में उसने बेड साइड टेबल पर पड़ी चीजों पर नजर दौड़ाई। वो पता नहीं कब वहां अपने रिस्ट वॉच छोड़ गया था। शायद रात को जब वो वहां था वो वजू करने गया था, फिर शायद उसे याद ही नहीं रहा था। वो रिस्ट वॉच उठाकर उसे देखने लगी। सेकंड्स की सुई कभी नहीं रुकती, सिर्फ मिनट और घंटे जो रुकते हुए नजर आते। सफर खत्म होता है, सफर शुरू हो जाता है। बहुत देर तक उस घड़ी पर उंगलियां फेरती और जैसे उसके लम्स को खोजती रही। वो लम्स वहां नहीं था। वो उसके घर की वाहिद घड़ी थी जिसका टाइम बिल्कुल ठीक होता था, सिर्फ मिनट नहीं सेकंड्स तक। काबिलियत उस घड़ी में नहीं थी, उस शख्स के वजूद में थी जिसके हाथ पर होती थी। उसने आंखों की नमी साफ करके इस घड़ी को दोबारा साइड टेबल पर रख दिया। कंबल अपने ऊपर खींचते वो बिस्तर पर लेट गई। उसने लाइट बंद नहीं की थी। उसने दरवाजा भी मकफल नहीं किया था। वो उसका इंतजार कर रही थी। बाज़ दफ़ा इंतजार बहुत लंबा होता है, बाज़ दफ़ा इंतजार बहुत मुख्तसर होता है। उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। वो उसे नींद समझ रही थी। हमेशा की तरह आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए उसे चारों तरफ फूंक रही थी। जब उसे वो याद आया वो सब वहाँ होता तो उससे आयतुल कुर्सी अपने पर फूंकने की फरमाइश करता।
बेड साइड टेबल पर पड़े एक फोटो फ्रेम को उठाकर उसने बड़ी नरमी के साथ उस पर फूंक मारी। फिर फ्रेम के शीशे पर जैसे किसी नजर न आने वाली गिरफ्त को अपनी उंगलियों से साफ किया। चंद लम्हे तक वो फ्रेम में उसे चेहरे को देखती रही, फिर उसने उसको दोबारा बेड साइड टेबल पर रख दिया। सब कुछ जैसे एक बार फिर उसे याद आने लगा था। उसका वजूद एक बार फिर से रेत बनने लगा था। आंखों में एक बार फिर से नमी आने लगी थी। उसने आंखें बंद कर ली। आज उसे बहुत देर हो गई थी। इमामा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली थी। कमरे में नीम तारीकी थी। सालार उसके बराबर में सो रहा था। उसने वॉल क्लॉक पर नजर डाली। रात का आखिरी पहर था। वो उठकर बैठ गई। अजीब ख्वाब था। वो किसका इंतजार कर रही थी उसे ख्वाब में भी समझ नहीं आया था। किताब के 10 अबवाब सालार के थे। वो किताब सालार ही लिख रहा था और अभी तक उसके 9 अबवाब लिखे जा चुके थे, 10वां नहीं। वो घड़ी भी सालार की थी और सालार ने हुमैन की पिछली बर्थडे पर उसकी जिद और इसरार पर उसे दी थी। और अब वो घड़ी हुमैन बांधता था और उसने ख्वाब में अपने आप को बूढ़ा देखा था। वो उसका मुस्तकबिल था। वो किसी को याद कर रही थी। किसके लिए उदास थी, पर किसके लिए, और वो किसका इंतजार कर रही थी और कोई नहीं आ रहा था, मगर कौन। और फिर वो तहरीर विल बी वेटिंग। वो ख्वाब की एक एक डिटेल को दोहरा रही थी, एक एक जज्बात को दोहरा सकती थी। वो बिस्तर से उठ गई, बेहद बेचैनी के आलम में। उनकी पैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी। उस घर में उनकी आखिरी रात थी। उसके बाद वो उन सब के साथ पाकिस्तान जाने वाली थी और सालार और जिब्राइल को वहीं रह जाना था। एक बार फिर से उसका घर खत्म हो जाना था। ये जैसे उसकी जिंदगी का एक पैटर्न बन गया था। घर बनना, घर खत्म होना, फिर बनना, फिर खत्म होना। एक अजीब हिजरत थी जो खत्म ही नहीं होती थी। और उस हिजरत में अपने घर की वो ख्वाहिश और ख्वाब पता नहीं कहाँ चला गया था। वो उस रात उस तरह ख्वाब से जागने के बाद भी बहुत उदास थी। पहले वो सालार की बेनती मसरूफियत की वजह से उसके बगैर अपने आप को रहने की आदि कर पाई थी, और अब पाकिस्तान चले जाने के बाद उसे जिब्राइल के बगैर भी रहना था। वो चलते हुए कमरे में मौजूद सोफा पर जाकर बैठ गई। उसे लग रहा था जैसे उसके सर में दर्द होने लगा था और सोफा पर बैठे उसे एक बार फिर उस ख्वाब का ख्याल आने लगा था। उस ख्वाब के बारे में सोचते सोचते बुरी तरह टिटकी। किताब की 10 अबवाब, उसकी उदासी, उसका बुढ़ापा, किसी को याद करना। उसे याद है उस किताब का हर बाब सालार की जिंदगी के 5 सालों पर मुश्तमिल था। डॉक्टर्स ने सालार को 7 से 10 साल की जिंदगी की मोहलत दी थी और किताब का 10वां बाब 50 साल के बाद खत्म हो रहा था। प्रेसिडेंट ने कॉफी का खाली कप वापस मेज पर रख दिया। पिछले 5 घंटे में कॉफी का 8वां कप था जो उसने पिया था। उसने जिंदगी में कभी इतनी कॉफी नहीं पी थी, मगर जिंदगी में कभी उसे इस तरह का फैसला भी नहीं करना पड़ा था। वो आगे गड़ा पीछे खाई वाली सूरत हाल से दो चार था और अपने अहद सदारत के एक बहुत गलत वक्त पर ऐसी सूरत हाल से दो चार हुआ था। कांग्रेस के इलेक्शन सर पर थे और ये फैसला इलेक्शंस के नताइज पर बुरी तरह असरअंदाज होता। बुरी तरह का लफ्ज शायद नाकाफी था। उसकी पार्टी दरअसल इलेक्शन हार जाते, लेकिन उस फैसले को न करने के असरात ज्यादा मुसर थे। वो उसे जितना टाल सकता था टाल चुका था, जितना खींच सकता था खींच चुका था। अब उसके पास जाया करने के लिए वक्त नहीं था। कुछ लॉबीज की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी, कुछ पावर प्लेयर्स दबे लफ्ज़ों में अपनी नाराजगी और शदीद रद्दअमल से उसे खबरदार कर रहे थे। फॉरेन ऑफिस उसे मुसलसल मुतल्लिका ममालिक से अमेरिकी सिफारत खाने की तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर आने वाली कंसर्न्स और क्वेरीज के बारे में आगाह कर रहा था और खुद वो 2 हफ्ते के दौरान मुस्तकिल हॉटलाइन पर रहा था। अमेरिका की बैनुल-अक़वामी पसपाई एक इलेक्शन हारने से ज्यादा संगीन थी, मगर उसके पास ऑप्शंस न होने के बराबर थे। अपनी कैबिनेट के 6 अहम तरीन मेंबर्स के साथ 5 घंटों की तवील गुफ्तगू शनीद के बाद वजह से थक कर 15 मिनट की ब्रेक लेने पर मजबूर हो गया था और उस ब्रेक के आखिरी चंद कुछ मिनट गुजार रहा था। टेबल से कुछ पेपर्स उठाकर दोबारा देखने लगा तो कैबिनेट ऑफिस में होने वाली 5 घंटे की तवील मीटिंग के अहम नुकात थे। उसकी कैबिनेट के 6 मेंबर्स 2 बराबर ग्रुप्स में बिटे हुए 2 मुख्तलिफ लॉबीज के साथ थे। वो टाइम्स की कॉस्टिंग आउट से टूटने वाली थी और यही चीज उसे इतना बेबस कर रही थी। उस फैसले की जिम्मेदारी हर हाल में उसके सर पर आ रही थी। ये उसके अहद सदारत में होता और उसके कॉस्टिंग आउट से होता। अगर होता तो उस जिम्मेदारी को लाख कोशिश के बावजूद कहीं और मुंतकिल नहीं कर पा रहा था। उसने हाथ में पकड़े कागजात में एक नजर फिर देखना शुरू किया। वो बुलेट पॉइंट्स उस वक्त हकीकतन उसे बुल्स की तरह लग रहे थे। ब्रेक के आखिरी 2 मिनट बाकी थे जब वो एक फैसले पर पहुंच गया था। बाज़ दफा तारीख बनाने वाले के हाथों को खुद जकड़ कर खुद को बनवाती है और तारीख 17 जनवरी 2030 को भी यही कर रही थी। हिशाम ने पहली बार उस लड़की को सूडान में देखा था।
यूएनएचसीआर के कैंप पर किसी पनागज़ीन गूंगी औरत के साथ इशारों में बात करते हुए उसे कुछ समझाते। वो पाकिस्तानी इंडियन थी। हिशाम ने उसके नक्शा रंगत से अंदाजा लगाया था और फिर उसके गले में लटके कार्ड पर उसका नाम पढ़कर उसे उसका नाम पता चल गया था। बेहद मामूली शक्ल और सूरत की बेहद दुबली पतली घने बालों वाली एक सांवली रंगत की एक दराज कामत लड़की। उसका 5 फीट 7 इंच कद उसकी वाहिद खासियत लगी थी उस पहली मुलाकात में हिशाम को। वो एक औरत से बात करते करते हिशाम की तरफ मतवजा हुई, एक कोवर्कर के तौर पर उसे मुस्कुराहट दी और हाथों के इशारे से हेलो और हाल चाल पूछा। उस लड़की ने भी हाथों के इशारे से उसको जवाब दिया। दोनों ने अपने गले में लटके कार्ड्स पकड़कर ऊपर करते हुए और उस पर उंगली फेरते हुए जैसे खुद को मुतारुफ किया। वो सीएआर की वर्कर थी, वो रेड क्रॉस का, और वो दोनों यूएसए से आए थे। रस्मी तारुफ और वहाँ के हालात के बारे में इशारों में बात करने के बाद वो दोनों आगे बढ़ गए थे। उनकी दूसरी मुलाकात दूसरे दिन हुई थी, लकड़ी के आरसी बाथरूम्स की तंसीब और तामीर वाली जगह पर। वो आज भी उससे पहले वहाँ मौजूद है, कुछ तस्वीरें ले रही थी। वो कुछ सामान लेकर वहाँ आया था, एक लोडर गाड़ी में लटके। दोनों ने एक बार फिर इशारों की जबान पर रस्मी अलेक्स सेलेक्ट की। तीसरी मुलाकात लंबी थी। वो एडोकर्स के डिनर में मिले थे। डिनर हॉल के बाहर कॉरिडोर में दोनों 10 मिनट इशारों की जबान में बात करते रहे। पाकिस्तान से थी, वो बहरीन से। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था। वो सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। वो फाइनेंस का स्टूडेंट था, वो सोशल साइंस की। और उन दोनों के दरमियान कॉमन चीज सिर्फ एक थी, रिलीफ वर्क, जिसमें वो दोनों अपने टीन एज से इन्वॉल्व थे। उन दोनों का एकेडमिक सीवी इतना लंबा नहीं था जितना उनका एक्स्ट्रा करिकुलर। कॉरिडोर में खड़े उन 10 मिनटों में दोनों ने एक दूसरे के बारे में ही पूछा और जाना था। इशारों की जबान में सवाल बहुत तफसीली हो गए थे, लेकिन हिशाम का दिल चाहता वो उससे और भी सवाल करता। वो कुव्वती गोयाई रखती तो कर ही लेता। उसके साथ खड़े उसने सोचा था, वो उसे उस शाम इतनी ही दिलचस्प लगी थी और उससे पहले कि वो दोनों हमेशा की तरह मिलकर आगे बढ़ जाते। उस कॉरिडोर से बहुत सारे गुजरने वाले एडवर्कर्स में से एक जो उन दोनों को जानता था, उसने उन्हें बुलंद आवाज में दूर से मुखातिब करते हुए हेलो कहा और साथ हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वो दोनों बैक वक्त उसकी तरफ मुखातिब हुए। उन्होंने बैक वक्त उसके हेलो का जवाब देते हुए जवाबन उसकी खैरियत दरियाफ्त की और फिर दोनों ने बैक वक्त करंट खाकर एक दूसरे को देखा स्टंट साइलेंस में। और फिर दोनों कहिका लगाकर हंसते थे और हंसते ही रह गए थे। सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उनके पास उससे अच्छा तरीका कोई और नहीं था उस वक्त। उन दोनों का पहला तारुफ खामोशी ने करवाया था और वो खामोशी हमेशा उनके हर जज्बे की आवाज बनी रही। वो जैसे उनका सबसे दिलचस्प खेल था। जब एक दूसरे से कुछ भी खास कहना हो तो साइन लैंग्वेज में बात करने लगते, हंसते, खिलखिलाते, बोझते, भटकते, संभलते, समझते क्या खेल था। वो उस वक्त यूनिवर्सिटी में अभी गई थे। हिशाम को हैरत थी उनकी मुलाकात उससे पहले क्यों नहीं हुई। वो दोनों एक जैसी रिलीफ एजेंसीज के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वो सिर्फ अमेरिका के अंदर ही तूफान और सैलाबों के दरमियान होने वाले रिलीफ वर्क से मुंसलिक रहे थे। ये पहला मौका था कि वो दोनों अमेरिका से बाहर होने वाले किसी रिलीफ कैंप में हिस्सा लेने के लिए गए थे। न्यूयॉर्क वापसी के बाद भी उन दोनों का राब्ता आपस में खत्म नहीं हुआ। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में होने के बावजूद एक दूसरे से वक्तन फौक्तन मुख्तलिफ सोशल इवेंट्स में मिलते रहते थे, क्योंकि दोनों मुसलमान तलबा की तंजीम से भी वाबस्ता थे। और फिर ये राबिता वक्तन फौक्तन सोशल इवेंट्स से हट कर भी होने लगा। वो दोनों एक दूसरे की फैमिली से भी मिल चुके थे और बहुत बाकायदगी से मिलने लगे थे। दोनों के वालिद एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। हिशाम अमेरिका में बहरीन के सफ़ीर का बेटा था और बहरीन की सिफारत खाने में होने वाले अक्सर गैदरिंग्स में उसे भी इनवाइट किया जाता था। उसकी माँ फिलिस्तीनी निज़ार डॉक्टर थी और उसका बाप अमेरिका के अलावा बहुत से यूरोपियन ममालिक में बहरीन की नुमाइंदगी कर चुका था। 2 बहन भाइयों में बड़ा था, उसकी बहन अभी हाई स्कूल में थी। रिलीफ वर्क में दिलचस्पी हिशाम को अपनी माँ से विरासत में मिली थी, जो हिशाम के बाप से शादी से पहले रेड क्रॉस के साथ मुंसलिक थी और फलस्तीन में होने वाले रिलीफ कैंप्स में अक्सर उन इमदादी टीमों के साथ जाती थी जो अमेरिका से जाती थी। शादी के बाद उसका वो काम सिर्फ फंड्स इकट्ठे करने और डोनेशन तक महदूद रह गया था, मगर हिशाम ने अपनी माँ फातिमा से शौक विरासत में लिया था और वक्त गुजरने के साथ साथ वो शौक बढ़ता ही गया था। उस लड़की से मिलने के बाद उसे अपना शौक और जुनून बहुत कमतर लगा था। उस कम उम्री में जिन रिलीफ प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक रही थी, बहुत कम ऐसा हुआ था कि रिलीफ ऑपरेशन के बाद बेहतरीन खिदमत का सर्टिफिकेट हासिल करने वाले में उसका नाम न होता। उससे मेलजोल के आगाज होने के बाद हिशाम का एहसास था कि उनके दरमियान इंसानियत की खिदमत का जज्बा एक वाहिद कॉमन चीज नहीं थी।
और भी बहुत सी दिलचस्पियाँ मुश्तरका थी, और सिर्फ दिलचस्पियाँ और मशागिल ही नहीं, खसूसियात भी। दोनों किताबें पढ़ने के शौकीन थे, बहुत ज़्यादा। दोनों को तारीख में दिलचस्पी थी, दोनों फिरने फिराने के शौकीन थे, और दोनों बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं थे, सोच समझ कर बात करने के आदी थे। हिशाम की पूरी ज़िंदगी लड़कियों के साथ मखलूत तालीमी माहौल और माशरे में गुजरी थी। न उसके लिए लड़कियां नई चीज़ थी, न उनसे दोस्ती। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार वो किसी लड़की से मुतासिर होकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। उसका कभी कोई आइडियल नहीं रहा था, लेकिन उसी लड़कियों में जो चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, उनमें से कोई भी चीज़ उस लड़की में नहीं थी। न वो हसीन थी, न स्टाइलिश, न ऐसी ज़हीन कि अगले को चारों शान चित कर दे, लेकिन उसके बावजूद उसे किसी मैग्नेटिस की तरह अपनी तरफ खींचती थी। नज़र का एक जदीद अंदाज का चश्मा लगाए, उस सादा सी जीन्स और कुर्तियों में अक्सर फ्लिप फ्लॉप्स में बहुत सी स्टाइलिटो हिल्स वाली लड़कियों के सामने हिशाम को ज़्यादा पुरकशिश महसूस होती थी। खुद में मगन, दूसरों से बेनियाज, कॉलर कुर्ती और शर्ट्स में सर के बाल जोड़ी की शक्ल में बांधे, अपनी लंबी नीली गर्दन को किसी राजहंस की तरह लहराती वो हमेशा उसे फोन या टैब हाथ में पकड़े अपने हाल में मगन मिलती थी। उन बहुत सी दूसरी लड़कियों की बरअक्स जो उसे देखते ही बेहद अटेंटिव हो जाती थी। हिशाम अरब था, औरत की अदाओं से बखूबी वाकिफ होने के बावजूद अदाओं से घायल होने वाला, लेकिन इस लड़की के पास कोई अदा सरे से थी ही नहीं, उसके बावजूद वो घायल हो रहा था। मेरे माशरे में अगर मर्द किसी औरत के साथ कहीं जाए तो खाने का बिल वो देता है, औरत नहीं। हिशाम ने पहली बार उसे कहीं खाने की दावत दी थी और बिल की अदायगी के वक्त उसे पर्स निकालते देखकर उसने बड़ी संजीदगी से रोकते हुए कहा था। वो जवाबन मुस्कुराते पर्स से कुछ नोट निकालते उससे बोली, और मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था कि अपने बाप और भाई के अलावा किसी मर्द के साथ भी खाना खाते हुए अपना बिल खुद देना। इतने हर खुशफहमी और उसे हर गलत फहमी से दूर रखेगा, इसलिए मेरे हिस्सा का बिल। उसने नोट मेज पर रखते हुए हिशाम से कहा था। मुस्कुराई वो अब भी थी। हिशाम चंद लम्हों के लिए लाजवाब हुआ था। वो बड़ा महंगा रेस्टोरेंट था जहाँ उसे लाया था, और वो जब भी किसी लड़की को लाकर बिल खुद अदा किया करता था, उसे उस लड़की की तरफ से बेहद नाज़ और मसीनी हैरत और गर्म जोशी से भरपूर शुक्रिया मौसूल होता था। आज कुछ खिलाफ तवक्का चीज़ हो गई थी। रेस्टोरेंट महंगा था, मैं इसलिए कह रहा था। जुमला अगले के हफ्ते शाम को अगले में भी इतना पीसने पर मजबूर करता रहा। शर्मसारी में से जिंदगी भर कभी किसी औरत को ऐसी तवज्जो नहीं दी थी। शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत अमीर, उस लड़की ने जवाबन मुस्कुराते उससे कहा। इसका मतलब है तुम मेरा बिल भी दे सकती हो। वो पता नहीं क्यों कहने लगा था। बिल नहीं दे सकती, लेकिन बिल देने के लिए उधार दे सकती, उसने जवाबन उससे कहा। सो वेरी काइंड ऑफ यू, फिर दे दो। हिशाम ने उसे रवाने से कहा। वो पहली बार उलझी, उसे देखा, फिर उसने अपने पर्स से बिल की बकाया रकम निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। हिशाम ने वो रकम पकड़कर बिल पर रखते हुए फोल्डर बंद करते वेटर की तरफ बढ़ा दिया। उस लड़की ने इतनी देर में अपना बैग खोल लिया। वो उसमें से कुछ तलाश करी थी। चन्ना में गोद में रखे बैग में हाथ मारते रहने के बाद उसने बिलाखिर एक छोटी डायरी निकाली, और फिर उसके बाद पेन। मेज पर डायरी रखकर उसने उस डायरी में इस रकम का इंतराज किया जो उसने कुछ देर पहले हिशाम को उधार दी थी। फिर उसने पेन और डायरी दोनों टेबल के ऊपर से हिशाम की तरफ बढ़ाए। उसने कुछ हैरान होकर दोनों चीजें पकड़े और फिर उससे कहा, ये क्या है? लेकिन सवाल के साथ ही उसे पहली नजर डायरी पर डालते ही जवाब मिल गया था। वो उसकी सिग्नेचर उस रकम के सामने चाहती थी जहाँ उसकी उधार दी जाने वाली रकम लिखी थी। वो चंद लम्हों के लिए उसकी शक्ल देख कर रह गया। वो अब अपने ग्लासेस उतार कर उन्हें साफ करके दोबारा लगा रही थी, मामूल की तरह खुद में महू और उसे नजरअंदाज की यूं जैसे ये सब एक रूटीन की बात थी। हिशाम ने पेन संभाल कर दस्तखत करने से पहले डायरी के सफ़े पलटकर बड़े तजस्सुस से लेकिन महसूस होने वाले अंदाज में देखा। वहाँ छोटी बड़ी रकमों की कतार थी और लेने वाला सिर्फ एक ही शख्स था जिसका नाम नहीं था, सिर्फ दस्तखत थे मुख्तलिफ तारीखों के साथ, लेकिन कहीं भी अदायगी वाले हिस्से में किसी रकम की भी अदायगी नहीं की गई थी। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी कैलकुलेटेड हो, हर चीज का हिसाब रखती हो। डायरी पर दस्तखत करते हुए हिशाम कहीं बगैर नहीं रह सका। अगर मैं लिखूंगी नहीं तो भूल जाऊंगी और मामलात में तो क्लियरिटी जरूरी होती है, उस लड़की ने जवाबन इत्मीनान के साथ कहा। वो अब उससे डायरी और पेन लेकर वापस अपने बैग में रख चुकी थी। डायरी से तो लगता है तुम वाकई बहुत अमीर हो, इतनी दरिया दिली से किसको कर्ज दे रही हो? टेबल से उठते हुए शाम ने उसको कुरेदा। वो बात गोल कर गई। उसके दरमियान इतनी बेतकल्लुफी नहीं थी कि वो उसे ज्यादा कुरेदता, मगर उस डायरी में कि उस आदमी के दस्तखत उसे याद रह गए थे। वो उन दस्तखत से इतना तो अंदाजा लगा ही चुका था कि वो किसी मर्द के दस्तखत थे।
एक हफ्ते बाद उसने उस लड़की को कर्ज वापस करके उसकी डायरी में अदायगी के हिस्से में अपने दस्तखत पेड़ की तहरीर के साथ करते एक बार फिर से डायरी उलट पलट कर देखी। वो डायरी उस साल की थी और साल के शुरू से इस महीने तक किसी सफ़े पर कोई अदायगी नहीं थी, लेकिन उधार लेने की रफ्तार में तसलसल था। छोटी बड़ी रकमें लेकिन लातादाद बार। इस साल तुम्हें कोई उधार वापस करने वाला मैं पहला शख्स हूँ, हिशाम ने जैसे बड़े फखरिया अंदाज में कहा। उसने मुस्कुराकर उससे डायरी और नोट दोबारा वापस लिए। नोटों को हिशाम के सामने गिना, अपने पर्स से चंद छोटे नोट निकालकर हिशाम को वापस किए, क्योंकि उसने राउंड फिगर में रकम वापस की थी। छोड़ो, इसे रहने दो। हिशाम ने नोट वापस देने की कोशिश की। इतनी बड़ी रकम नहीं है ये, उसने जैसे लापरवाही से कहा। कॉफी का एक कप और एक डोनेट आ सकता है, एक वेफल आइसक्रीम आ सकता है, एक बर्गर। उसने बड़े इत्मीनान से जवाबन कहा था। वो हंसा। तुम वाकई जरूरत से ज्यादा हिसाब किताब करती हो। मेरी माँ कहती है रुपया मुश्किल से कमाया जाता है, उसकी कदर करते उसे खर्च करना चाहिए। उसने जैसे एक बार फिर हिशाम को लाजवाब किया था, जरा सी शर्मिंदगी दिखाए बगैर। इस तरह तो तुम वाकई बहुत अमीर हो जाओगे, हिशाम ने उससे टीज किया। इंशाअल्लाह, उसने जवाबन इतने इत्मीनान से कहा कि हिशाम को हंसी आ गई थी। हंसने के बाद हिशाम को एहसास हुआ शायद मुनासिब नहीं था, क्योंकि वो उसी तरह संजीदा थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? उसने कुछ संभलते उससे पूछा। क्या? मेरा हंसना? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम क्या मुझ पर हंसे थे? हिशाम ने सर खुजाया। लड़की सीधी थी, सवाल टेढ़ा था। जिसका इतने उधार देती रही कौन है? उसने भी उससे एक टेढ़ा सवाल किया था। है कोई? वो एक बार फिर नाम बोल कर गई। तुम नाम बताना नहीं चाहती? वो कहे बगैर ही रह सका। नहीं। वो चंद लम्हों के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा। बहुत ज्यादा कर्जा नहीं हो गया उसके सर? उसकी सुई अब भी वहीं अटकी हुई थी। मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। हिशाम अजीब तरह से बेचैन हुआ। पैसे के मामले में किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए। शायद जिंदगी में पहली बार उसने किसी को ऐसा मशवरा दिया था। पैसे के बारे में नहीं, मैं वैसे ही एतबार करती हूँ उस पर, उसने बड़े आराम से कहा था। हिशाम की समझ में नहीं आ रहा उससे क्या कहे। वो उनकी दोस्ती का आगाज था और एक दूसरे की जातियात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे। उनके दरमियान ऐसी बेतकल्लुफी नहीं थी। उस शख्स का तारुफ भी हिशाम से बहुत जल्दी हो गया था। तालियों की गूंज ने उम्मीद सिकंदर की तकरीर के तसलसल को एक बार फिर तोड़ा था। रोस्टम के पीछे खड़े चंद लम्हों के लिए रुककर उसने तालियों के शोर के थमने का इंतजार किया। वो MIT के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स का इज्तिमा था और वहाँ कमेंसमेंट स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। पिछले साल वो MIT के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स में शामिल था। सेलन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से डिस्टिंक्शन के साथ निकलने वालों में से एक, और इस साल वो यहाँ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट से खिताब कर रहा था। MIT वो वाहिद यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसने उसे इस साल इस एहसास के काबिल समझा था। आईवी लीग की चंद और नामवर यूनिवर्सिटीज में भी उसे मदऊ किया था। 24 साल की उम्र में हुमैन सिकंदर पिछले 3 सालों के दौरान दुनिया की बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स में से एक माना जा रहा था। उस एक आइडिया की वजह से जो पिछले कुछ सालों में एक बीज से एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ट्रेड एंड आइडिया के नाम से उसकी डिजिटल फाइनेंस कंपनी ने पिछले 3 सालों में ग्लोबल मार्केट्स में धूम मचा रखी थी। दुनिया के 125 बेहतरीन मालियाती कारोबारी इदारे उस कंपनी के बाकायदा क्लाइंट्स थे और 1,500 छोटे इदारे बिलवासा उसकी खिदमत से फायदा उठा रहे थे। और ये सब 3 साल की मुख्तसर मुद्दत में हुआ था, जब वो तालीम हासिल करने के साथ साथ उस कंपनी की बुनियाद रखने में भी मसरूफ था। ट्रेड एंड आइडिया का कॉन्सेप्ट बेहद दिलचस्प और मुनफरिद था और एक आम यूजर को इब्तिदाई तौर पर किसी डिजिटल गेम जैसा लगता। उसकी इब्तिदा भी हुमैन सिकंदर ने बेहद छोटे पैमाने पर की थी। एक वेबसाइट पर उसने दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को एक ऑनलाइन चैलेंज दिया था, ऐसा कोई आइडिया ट्रेड करने के लिए जिसके लिए उन्हें या तो फाइनेंस चाहिए था या किसी कंपनी की सपोर्ट, और या फिर वो अपना आइडिया किसी खास कीमत पर ट्रेड करने के लिए तैयार थे। लेकिन ट्रेडिंग और ट्रेडर्स दोनों बेहद मुख्तलिफ थे। उस वेबसाइट पर 3 क्विज थे, एक कैटेगरी, बी और सी कैटेगरी। हर क्विज में 20 सवाल थे और वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासवर्ड जरूरी था जो इस क्विज में कामयाब होने के बाद भेजा जाता है, और वही नंबर उस ट्रेडर की आईडी थी। कैटेगरी ए का क्विज मुश्किल तरीन था और नॉकआउट के अंदाज में टाइम्ड था। कैटेगरी बी और सी उससे आसान थे और न टाइम्ड थे और न ही उनमें नॉकआउट होता था। ये उन 3 कैटेगरीज की दर्जाबंदी थी जो वहां आने वाले ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस पर
ऑटोमेटिकली उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखती थी। जो एक कैटेगरी में आगे न जा पाता बी की क्विज में हिस्सा लेता, और जो भी बी में आगे न जा पाता तो सी में, और जो सी में भी आगे न जा पाता तो उसे ट्रेड एंड आइडिया की तरफ से किक आउट कर दिया जाता था, उस पैगाम के साथ कि अभी उसे और सीखने की ज़रूरत है। ट्रेडिंग उसका काम नहीं। एक कैटेगरी की क्विज में कामयाब हो जाने वाले गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों के हामिल अफराद एक पासवर्ड हासिल करने में कामयाब होते और फिर अगले मरहले तक रसाई करते। एक ऐसे ट्रेड सेंटर में जहां बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के बेहतरीन दिमाग अपने अपने आइडियाज़ को रजिस्टर करवाने के बाद ऑनलाइन मौजूद ट्रेडर्स के साथ अपने आइडियाज़ के हवाले से बातचीत करती, वो ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती थी और ट्रेडर्स के आपस में गुफ्त शनीद भी। पहले मरहले में हुमैन सिर्फ 5 बड़ी कंपनीज को इस बात पर आमादा कर पाया था कि उस ट्रेड रूम में आइडिया लेकर आने वालों के आइडियाज सुने और उस पर उनसे बातचीत करें। अगर उन्हें किसी का आइडिया पसंद आ जाए तो उसकी और सुने। टीआई को एक मखसूस फीस अदा करनी थी। अगर वहाँ कोई आइडिया सुने पसंद आ जाता और उसे खरीदने, उसमें इन्वेस्ट करने, उसमें पार्टनरशिप करने में तैयार होते तो कैटेगरी बी में पेश आने वाले आइडियाज की ट्रेडिंग भी इसी फार्मूला के तहत होती थी, लेकिन वहाँ एक इजाफी चीज़ ये थी कि वहाँ अपने आइडियाज के साथ आने वाले मुख्तलिफ नौजवान अफराद इंटरेक्शंस के जरिए अपनी पसंद के किसी एक जैसे आइडिया पर कोलैबोरेशन कर सकते थे, और अगर ऐसी कोई कोलैबोरेशन किसी आइडिया को अमली शक्ल तक ढाल देता तो ट्रेडेड आइडिया उस कोलैबोरेशन के लिए भी उन्हें फीस चार्ज करता। कैटेगरी सी उससे भी आसान थी। वहाँ ट्रेड के लिए आने वाले ट्रेडर्स अपने आइडियाज़ को बार्टर भी कर सकते थे, यानी किसी भी ट्रेडर को अगर दूसरे का आइडिया पसंद आता और उसे कैश से खरीदने की अहलियत न रखता हो तो फिर उस आइडिया के बदले कुछ और आइडिया, स्किल, सर्विस या प्रोजेक्ट उसे पेश कर सकता था। वो बहुत बेसिक सा फार्मूला था जो हमें ने सिर्फ ज़हानत को एनकैश करने की बुनियाद पर निकाला था और अप्लाई किया था। पहली बार उसकी क्लाइंट बनने वाली 5 में से 3 कंपनीज को वहाँ पहले महीने में 3 ऐसे आइडियाज पसंद आ गए थे जिनके ट्रेडर्स को उन्होंने हायर कर लिया था। 3 साल पहले क्लाइंट्स और ट्रेडर्स की एक महदूद तादाद से शुरू होने वाली कंपनी अब उन बेसिक ट्रेडिंग से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो अब खुद ट्रेड एंड आइडिया पर आने वाले ट्रेडर्स से ऐसे आइडियाज और बिजनेस प्रपोजल ले लेती जिसमें उन्हें पोटेंशियल नजर आता और अपने बड़े क्लाइंट्स की ज़रूरियात और दिलचस्पी के मुताबिक मुख्तलिफ आइडियाज और प्रोजेक्ट्स उन्हें शेयर कर देती। ट्रेड एंड आइडिया ने पिछले 30 साल में 30 ऐसी नई कंपनियों की बुनियाद रखी थी जिनके आइडियाज उनके प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनी से उन आइडियाज में इन्वेस्टमेंट की थी। ट्रेड एंड आइडियाज से मिलने वाले आइडियाज और तकमील पाने वाले प्रोजेक्ट्स की कामयाबी का 90% रेशो था। दुनिया के 100 बेहतरीन इदारों की बेहतरीन स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाला ये इदारा अब दुनिया की हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ के लाखों स्टूडेंट्स को अपने अपने आइडियाज़ घर बैठे ऑनलाइन नामों और कामयाब तरीन कंपनीज के नुमाइंदों के सामने पेश करने का मौका दे रहा था। वो प्लेटफॉर्म एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए ड्रीम प्लेटफॉर्म था। ट्रेड एंड आइडिया उन्हीं कैटेगरीज के साथ एक और ऐसी कैटेगरी का इजाफा कर चुका था जहाँ कोई भी शख्स अपनी खजाने में जाने वाली कंपनी, बिजनेस, सेटअप प्रोजेक्ट बेच सकता था और ऑनलाइन उसकी इवैल्यूएशन भी करवा सकता था। हुमैन सिकंदर का नाम दुनिया की किसी भी बड़ी मालियाती कंपनी के लिए अब नया नहीं था। उसकी कंपनी ट्रेड के नए उसूल ले आई थी और उन नए उसूलों पर काम कर रही थी। अक्सर लोगों का ख्याल है मैं रोल मॉडल हो सकता है मैं बहुत सालों के लिए हूँ, लेकिन खुद मुझे रोल मॉडल की तलाश कभी नहीं रही। तालीम का शौक थम जाने के बाद उसने दोबारा कहना शुरू किया था, रोल मॉडल्स और आइडियलिस्ट किताबों में ज़्यादा मिलते हैं और मेरे माँ बाप को हमेशा मुझसे शिकायत रही कि मैं किताबें नहीं पढ़ता। वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स में खिलखिलाहटें उभरी थी और अगले एक नशिस्त पर बैठी इमामा भी हंस पड़ी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी से सिर्फ एक किताब पढ़ी थी और मेरे बाप की ऑटोबायोग्राफी थी। वो भी 12 साल की उम्र में अपनी माँ के लैपटॉप में सामने वाले नशिस्ता पर बैठी इमामा का रंग फक हो गया। वो हंसना एकदम भूल गई थी और वो वाहिद किताब है जिसको मैंने बार बार पढ़ा। वो वाहिद किताब है जो मेरे लैपटॉप में भी है। मेरे बाप की ऑटोबायोग्राफी की बेहतरीन बात यह है कि उसमें कोई हीरो, कोई आइडियल, कोई रोल मॉडल नहीं है और उसे पढ़ते मुझे हमेशा एहसास हुआ कि मेरा बाप कितना लकी है कि उसे किसी से इंस्पायर होकर उस जैसा नहीं बनना पड़ा। जिंदगी गुजारने के उनके अपने उसूल और फार्मूलाज उनके बचपन और जवानी को डिक्टेट करते रहे।
वो कहता जा रहा था। वहाँ बैठी इमामा अजीब सी शौक और शर्मिंदगी में बैठी थी। वो किताब जिसे वो आज भी पब्लिश करवाना नहीं चाहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी औलाद को उनके बाप के हवाले से किसी शर्मिंदगी में मुब्तला नहीं देखना चाहती थी। वो किताब उसकी तीसरी औलाद 12 साल की उम्र में सिर्फ एक बार नहीं, बार बार पढ़ता रहा था। उसकी कॉपी उसके लैपटॉप तक भी चली गई थी और वो बेखबर थी। मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद ये तय किया था कि मुझे इंस्पायर होने जैसा आसान काम नहीं करना, इंस्पायर करने जैसा मुश्किल काम करके देखना। वो कह रहा था। मेरा तारीफ करवाते वो सारी चीजें गिनवाई गई जिससे आप सबकी सांस रुक जाए, आंखें झपकना बंद हो जाए, मुंह खुले की खुले रह जाए। मैंने किस उम्र में क्या कर दिया और किस उम्र में क्या। इस साल मेरी कंपनी का टर्न ओवर किया था। दुनिया के 10 बेहतरीन एंटरप्रेन्योर में मैं किस नंबर पर हूँ। दुनिया की कौन कौन सी कंपनियां मेरी क्लाइंट है। आप में से अगर कोई मुझसे और मेरी कामयाबी से मुतासिर नहीं हुआ, ये सब सुनकर भी तो मुझे हैरत होगी। और रुका, जैसे मजनू की आंखों में आंखें डालते उसने कहा। लेकिन इस तारुफ में बहुत से ऐसे फैक्ट्स शामिल हैं जिनको सुनकर आपको मुझ में अपने आप में मैं दिखने लगूंगा। जैसे इस तारुफ में हकीकत शामिल नहीं कि मैं आज तक कोशिश के बावजूद कभी अपनी बहन से लिया गया कर्ज वापस नहीं कर सका। मजमुए में हल्की तालियों के साथ कह के गूंजे। हुमैद बेहद संजीदा था। लेकिन मैं एक दिन सारी रकम वापस करूंगा, ये वादा है जो मैं उससे 8 साल की उम्र से कर रहा हूँ। जब मैंने उससे पहली बार कर्ज लिया था और मैं कभी वादा पूरा नहीं कर सका। वो हंसते हुए मजमुआ के सामने बेहद संजीदगी से कह रहा था। मेरी बहन के पास डायरीज का एक ढेर है जिसमें उससे उधार ले जाने वाले एक सेंट का भी हिसाब रखा हुआ है। तालियों के शोर में रुका। और हर अच्छे बिजनेसमैन की तरह मैं भी इतनी बड़ी रकम फौरी तौर पर किसी को नहीं दे सकता, चाहे वो कर्जे की वापसी क्यों न। वो बोल रहा था। और मैं सुस्त हूँ, जरूरतन झूठ बोलता हूँ, चीजें अक्सर भूल जाता हूँ, दोस्तों को मायूस करता हूँ। उसके हर जुमले पर वो स्टूडेंट्स पर जोश अंदाज में तालियां बजा रहे थे, जैसे किसी रॉक स्टार को दाद दे रहे हों। और इन तमाम खामियों के साथ भी मुझे अगर मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन की फहरिस्त में रखा जाता है तो खौफनाक बात है। खौफनाक इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे समाज में दाखिल हो चुके हैं जहाँ सिर्फ कामयाबी हमें काबिल इज्जत और काबिल रश्क बना रही है, हमारी इंसानी खुसूसियत और खूबियाँ नहीं। तालियों के शोर ने एक बार फिर उसे रुकने पर मजबूर किया था। मजबूर उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को नहीं, उसके उन अल्फाज को सराह रहा था। MIT के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के बात कहते मैं स्टूपिड लगूंगा कि उन चीज़ों को रिडिफाइन करें जो हमारे लिए इंस्पिरेशनल होनी चाहिए। मैं 10 साल का था जब मेरे बाप ने मुझे ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया, मुझे और मेरी फैमिली को, क्योंकि मेरे दादा का अल्जाइमर था और मेरे बाप का ख्याल था उन्हें हमारी ज़रूरत थी। मैंने अगले 6 साल अपने दादा के साथ गुजारे थे। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी मुझे उत्तरपेतर इल्म नहीं दे सकती जो अल्जाइमर के हाथों अपनी यादाश्त खोते हुए उस 75 साल के बूढ़े ने अपने 10 साल के पोते को दी। MIT भी नहीं। सन्नाटे को तालियों ने तोड़ा था, फिर उसके लिए खड़े हो जाने वाले हुजूम ने अगले कई मिनट अपने हाथ नहीं रोके। मैं हमेशा सोचता था उस सब का फायदा क्या था। मुझे अमेरिका में होना चाहिए था, दादा के पास नहीं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलना शुरू हो गया। मुझे उनके साथ बैठना, बात करना, सुनना और उनकी मदद करना अच्छा लगने लगा। 10 साल का बच्चा कभी ये नहीं समझ सकता था कि कोई इंसान सामने पड़ी हुई चीज का नाम कैसे भूल सकता है। लेकिन मैं सब देख रहा था। उस सब ने मुझे एक चीज सिखाई, देयर इज नो टुमारो। जो भी है आज है और आज का बेहतरीन मुशर्रफ होना चाहिए। कल चांस है, हो सकता है आपको न मिले। उसने तकरीर खत्म कर दी थी। वो पूरा मजमा एक बार उसके लिए खड़ा हो चुका था, तालियां बजाते हुए। इमामा भी तालियां बजा रही थी, हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए, उसे दाद देते हुए। उसकी औलाद ने उसे ऐसे बहुत से फखरिया लम्हे दिए थे, बहुत सारे। आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे परिंदे उड़ गए थे, जिब्राइल, इनाया, हुमैन, रईसा, मगर हर एक की परवाज़ शानदार थी। वो जिस आसमान पर भी उड़ रहे थे, फातिहाना अंदाज में उड़ रहे थे। तुम समझदार हो गए, वे एक्टिंग कर रहे थे। वहां से वापसी पर इमामा ने उसे गाड़ी में कहा था। वो ड्राइविंग करते हुए हंस पड़ा। एक्टिंग कर रहा था, ये तो जाहिर है गलत सवाल कर लिया आपने मुझसे, उसने माँ की बात के जवाब में कहा था। तुम बेहद खराब हो मैं। इमामा को एकदम जैसे याद आया। मैं भी सोच रहा था बाबा की ऑटोबायोग्राफी भूल कैसे गई। हुमैन ने माँ के जुमले पर बर्क रफ्तारी से कहा, तुम्हें उसे नहीं पढ़ना चाहिए था। इमामा अब भी संजीदा थी। आप ही कहती हैं कि किताबों को पढ़ना अच्छी आदत है, उसने माँ से कहा। मैंने नहीं कहा था कि किताबें चोरी करके बगैर इजाजत पढ़ो, इमामा ने उसे संजीदगी से डांटा। जिंदगी में पहली और आखिरी बार कोई किताब चोरी करके पढ़िए, अब तसल्ली रखे। मैं इतना पैशनेट नहीं हूँ
रीडिंग के बारे में। उसने बड़ी इत्मीनान से कहा, इमामा अगर उसे शर्मिंदा देखना चाहती थी तो ये उसकी गलत फहमी थी। उसके पास हर लॉजिक और हर बहाना था। सालार का बेटा था तो उन चीजों की अफराद थी उसके पास। मम्मी आप खामखा परेशान होती रहती है, हम बड़े हो चुके हैं, अब हर बात हमसे राज नहीं रख सकती। उसने माँ का कंधा थपकते हुए जैसे उसे याद दिलाया। बाकी तीनों हो चुके, तुम नहीं हुए। इमामा ने उसकी बात के कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाते हुए कहा, That's not fair. आपने मेरी स्पीच नहीं सुनी क्या? उसने बेसाख्ता एतराज करते हुए कहा। वो स्पीच इनाया ने लिखी होगी, इमामा ने कहा। एक लम्हा के लिए लाजवाब और विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए भी उसे इमामा की चुपती नजरों का एहसास हो रहा था। She just edited it. उसने बिलाखिर एतराफ किया। As always, इमामा ने जताने वाले अंदाज में कहते हुए गहरा सांस लिया। You know it very well. मैं सारी उम्र स्पीचेस लिखता रहा हूँ, करता रहा हूँ। ये मुश्किल है मेरे लिए, मैं खुद भी कर सकता हूँ। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बस ये नहीं कहो कि तुम्हारी स्पीच सुनकर तुम्हारे समझदार होने का यकीन कर लो। इमामा मजीद कुछ कहने के बजाय खफकी के आलम में खामोश हो गई और विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगी। गुस्से में अब बहुत हसीन लगती। उसने एकदम बड़ी संजीदगी से माँ से कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। ये भी मैंने बाबा की किताब में कहीं पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में, नहीं शायद 4 में। वो अब अपने बाजू उसके कंधे की गिर्द फैलाए माँ को मनाने की कोशिश कर रहा था। वाकई लिखा है तुम्हारे बाबा ने? इमामा ने जैसे बेयकीनी से उससे पूछा। उसके बावजूद कि वह किताब दर्जनों बार पढ़ चुकी थी, एडिट री एडिट कर चुकी थी, उसके बावजूद एक लम्हा के लिए उसे वाकई शायबा हुआ। लिखा तो नहीं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं एडिट करके शामिल कर देता हूँ। आपको वैसे भी पता है मैं गलत बातों का चैंपियन हूँ। उसने बेहद इत्मीनान से माँ से कहा। वो हंस पड़ी। वो वाकई भी कर सकता था, उसके लिए उसे शबा नहीं था।